सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर का पेपर थर्ड ऑडिट, उसमें अपन पढ़ रहे थे अंकेक्षण कार्यक्रम यानी ऑडिटिंग प्रोग्राम। तो उसमें अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि अंकेक्षण कार्यक्रम में कौन कौन से भाग होते हैं। फर्स्ट में देखा था अपन ने अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व की क्या तैयारी है, फिर अंकेक्षण की रचना होती है, फिर अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ होता है, फिर अंकेक्षण प्रणाली कार्य प्रणाली क्या होती है, फिर उसमें कौन से कार्यपत्र होते हैं और नोटबुक कौन कौन सी होती हैं। तो ये प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि प्रारंभ करने से पूर्व की क्या तैयारी करनी चाहिए, और सेकंड में देखा था अपन अंकेक्षण कार्य की रचना। तो उसमें से अपन ने फर्स्ट पॉइंट देख लिया था कि अंकेक्षण कार्य प्रारंभ में क्या क्या कार्य किए जाएंगे। अब आज इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड में अंकेक्षण स्टाफ को भेजना, क्योंकि जब रचना करेंगे तो उसके बाद अपन अंकेक्षण के स्टाफ को भेजेंगे। किसी व्यवसाय संस्था में अंकेक्षण कार्य करने के लिए अंकेक्षक स्टाफ को भेजने से पूर्व दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो स्टाफ का आकार कितना होना चाहिए, यानी सबसे पहले ये अनुमान लगाना चाहिए कि कितनी स्टाफ की आवश्यकता होगी। जैसे व्यापार की प्रकृति, जैसे बिजनेस छोटा है तो वहाँ कम ऑडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिजनेस बड़ा है यानी कंपनी बड़ी है तो वहाँ स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ ये भी देखेंगे कि आंतरिक नियंत्रण के उपाय कर रखे हैं और ऑडिट कौन से प्रकार का होना है, अंकेक्षण कार्य में लगने वाला कितना समय होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपन स्टाफ का आकार यानी स्टाफ रखेंगे। जैसे 10 ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी ऑडिटर की, तो 10 ऑडिट लेंगे, 20 की पड़ेगी 20, और 2 से काम चलते हैं तो 2 भेजेंगे। उसके बाद जब स्टाफ का आकार का पता लग जाएगा तो सेकेंड है कार्य विभाजन। इस स्टाफ में अपन कार्य को विभाजन करना है कि कौन कौन सा कार्य कौन सा व्यक्ति करेगा। अंकेक्षण कार्य का विभाजन स्टाफ की रुचि और ज्ञान योग्यता के आधार पर करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कनिष्ठ क्लर्क या लोअर क्लर्क को आसान कार्य आवंटित करने चाहिए, जबकि वरिष्ठ जो सीनियर हैं उसको जटिल और तकनीकी कार्य दिया जाना है। यानी जो कार्य का विभाजन होगा, अंकेक्षण ऑडिट का जो कार्य दिया जाएगा, वो जो एलडीसी है तो उसको अपन सिंपल कार्य देंगे, और जो वरिष्ठ हैं यानी उस स्टाफ का अधिकतम ज्ञान रखता होगा तो उसको अपन थोड़ा कठिन और टेक्निकल कार्य देंगे। अब बात करेंगे अंकेक्षण की कार्य प्रणाली। जब रचना हो जाएगी, कार्य किस प्रकार किया जाएगा। अंकेक्षक जो ऑडिटर होगा वो अपना कार्य कई प्रणालियों से कर सकता है। इसमें मौखिक रूप से देखेंगे नेतज्ञ जांच होती है, परीक्षण जांच होती है, औचित्य या कैजुअल जांच होती है। इसके अलावा चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पेशल चिन्ह आवंटित कर दिए, उसे अपने स्टाफ के जांच कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये स्पष्ट कर देना चाहिए और लिखित में भी नोट करा देना चाहिए। यानी जो आप चिन्ह उसको चिन्ह से डिफाइन कर रहे हो किसी चीज़ को, तो पहले से स्पेशल होनी चाहिए, पहले से फिक्स हो जानी चाहिए जो ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट करने से पूर्व, और फिर उसके बाद आप चिन्ह अलॉट कर सकते हो। तो ये चिन्ह जो प्रयोग करते हैं उसमें निम्न सावधानी रखनी चाहिए। ये चिन्ह आकार में छोटे, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। संस्था के कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश दे देना चाहिए ताकि वो अपनी पुस्तक में अंकेक्षण से स्टाफ द्वारा प्रयोग किए चिन्हों का प्रयोग नहीं करें। यानी वो कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश दे दे कि जो ऑडिट में आपने चिन्ह अलॉट कर दिए इसका प्रयोग स्टाफ ना करें। और चिन्हों की गोपनीयता भी रखनी चाहिए। चिन्हों में विशेष रंगों की स्याही और पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। आंतरिक अंकेक्षक यानी इंटरनल ऑडिटर होगा। जिस स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया गया है उसी स्थान पर बाह्य अंकेक्षक द्वारा चिन्हों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी अगर इंटरनल ऑडिटर जो होगा उसने चिन्ह का अगर प्रयोग कर लिया गया है, जो बाह्य होगा, बाह्य से जो वो ऑडिट रहेगा वो चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो अंक स्पष्ट न हो, मिटाए गए हो, सही ढंग से न लिखे गए, विशेष प्रकार से चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अंकों में हेराफेरी नहीं हो। यानी आपको किसी वैल्यू को फाइनल किया है और वहाँ चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो ऐसा होना चाहिए को मिटर ना सके, हटे नहीं, ऐसा अपन को चिन्ह लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके एक ही कार्य को एक ही बैठक में समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो जिस स्तर पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है उसे नोट कर लेना चाहिए। अंकेक्षक की कार्यप्रणाली में निम्न 2 आधार होते हैं। अब जो जांच होती है, फर्स्ट जांच करेंगे अपन
नेतक जांच, नेतक जांच जिसको राउटिंग चेकिंग कहते हैं। ये जांच क्या होती है, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रथम व्यावसायिक संस्था में किसी न किसी रूप में लेखा पुस्तकों यानी अकाउंट्स ऑफ बुक्स को रखा जाता है। ठीक है, अंकेक्स द्वारा इन लेखा पुस्तकों की दैनिक जांच की जाती है। यानी कि जो अकाउंट्स रखते हैं अपन, कोई सी भी कंपनी हो, कोई सा भी व्यवसाय हो, तो उसमें अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं, तो उसकी जो दैनिक रूप से जांच कर लेते हैं उसको ही नेतक के जांच कहते हैं। विभिन्न गणनाओं की जांच करना, अब इसमें किस किस कार्य को शामिल किया गया है। विभिन्न गणनाओं की जांच करना है, जैसे जोड़ है, उपजोड़ है, पृष्ठ को, यानी जर्नल जब बनाते हैं अपन, जर्नल एंट्री करते हैं तो एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ में जोड़ ले जाया जाता है या सब जोड़ ले जाया जाता है उसको, वो इसी प्रक्रिया का भाग होती है। प्रारंभ लेखों से खाता बही में जो खतौनी करनी है और विभिन्न खातों का जो शेष निकालना है और उस शेष को तलपट में ले जाना, यानी ये जो जांच होती है सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, उसके जो को अगले पृष्ठ में ले जाएंगे, उसके बाद आप खतौनी करेंगे लेजर में और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस राउटिंग चेकिंग में आते हैं। नेतक जांच सामान्य ऐसा कार्य अंकेक्षण के स्टाफ द्वारा, लेकिन जो कार्य किया जाता है अंकेक्षक के स्टाफ द्वारा किया जाता है। विभिन्न लेन देनों गतिविधियों के लिए अलग अलग टिक्स लागू किए जाते हैं, जिसे टिक वर्क भी कहा जाता है। ये यांत्रिक प्रकृति का विषय है, ये स्वाभाविक ही निरंतर हो जाता है, किंतु ये बहुत आवश्यक है। यानी ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट कार्य करने के लिए जो नैतिक के जांच होती है ये जरूरी होती हैं। इसके लिए व्यापक तौर पे बुद्धिमत्तापूर्वक किया जाए, क्योंकि अंकेक्ष योजना का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यानी कि जो ऑडिट करेंगे अपन उसका मोस्ट, यानी एक तरह से इसको न्यू मान सकते हैं, किसकी, ऑडिट की न्यू मान सकते हैं। सेकेंड है परीक्षण जांच। नेतक जांच जब हो जाएगी आपकी नेतक जांच, उसके बाद आप परीक्षण जांच करेंगे। नेतक में तो क्या है, पूरे एक शुरू से लेकर यानी कि जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस तक क्या पूरी की जांच होती है। लेकिन नेतक की परीक्षण जांच यानी टेस्ट चेकिंग में क्या होगा कि सभी का नहीं होकर रेंडमली किसी का चेक कर ले। डेफिनेशन देख लेते हैं। परीक्षण जांच का अर्थ समान संख्या वाले मदों में से कुछ प्रतिनिधित्व, यानी जो रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू, उसमें से एक वैल्यू उठाएंगे और उनकी जांच की जाती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो परीक्षण जांच के अंतर्गत अंकेक्षक प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ लेखों को चुन लेता है और ये लेखे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें से उन्हीं को चुना गया है। इसके पश्चात उन लेखों की गहन जांच की जाती है। यदि लेखे सही पाए जाते हैं तो सभी लेखों को सही मान लिया जाता है, यदि गलत व अशुद्ध हैं तो सभी लेखों की जांच की जाती है। यानी कि जैसे अपन 2020 में अगर बैलेंस शीट की जांच करें तो उसमें से कुछ मदों को अपन चेक कर लेंगे, अगर वो मद सही है तो एक तरह से मान लेंगे कि सही है, अगर नहीं तो अपन फिर उसको पूरी को चेक करेंगे। यही आपकी टेस्ट चेकिंग है, यानी परीक्षण जांच होती है। परीक्षण जांच की सीमा के निर्धारित तत्व। परीक्षण जांच में सीमा के निर्धारण में डिक्सी ने कहा है कि परीक्षण के जांच के लिए जिन मदों का चुना जाए ऐसे होने चाहिए जो समग्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ऐसा होना चाहिए, वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि सभी वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करे जिसका अंकेक्षण किया जाना है। अर्थात चुने गए मद विभिन्न प्रकार के सौदे, विभिन्न प्रकार के कार्य और संपूर्ण वर्ष के व्यवहार से होने चाहिए। परीक्षण जांच की सीमा का निर्धारण करते हुए समय एक अंकेक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो परीक्षण जांच करेंगे वो ऑडिटर को किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वो इस प्रकार हैं। परीक्षण जांच के उद्देश्यों को ध्यान में रख के नहीं की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन से संबंधित डाटा इकट्ठे करें, उसकी जांच कर रहे हैं, तो अपन को सेल्स डिपार्टमेंट में ध्यान देकर कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ध्यान देना चाहिए। तो जिस उद्देश्य के लिए अपन ने जांच कार्य कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो उसी के आपको परीक्षण कार्य करना चाहिए। व्यवसाय के महत्वपूर्ण मदों की विस्तृत जांच करनी चाहिए, किंतु बड़े आकार के व्यवसाय में संभव नहीं हो तो परीक्षण जांच का सहारा लेना चाहिए। जहाँ तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या मद हैं तो उनकी आपको पूरी जांच करनी चाहिए, न कि परीक्षण जांच।
यदि संस्था का अंकेक्षण पिछले वर्षों में भी किया जा सकता है तो पूर्वानुभव के आधार पर भी परीक्षण जांच की जा सकती है। यदि ऑडिट कार्यक्रम पहले किया जा चुका है उस संस्था का तो आप परीक्षण जांच अपना सकते हो। यदि संस्था पर लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत विशेष मदों की विस्तृत जांच करनी आवश्यक तो अंकेक्षण नियमों का पालन करना चाहिए। यदि विशेष मदों की विस्तृत जांच करनी हो तो फिर आप परीक्षण जांच वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। रोकड़ और स्टॉक से संबंधित खातों की प्रत्येक प्रविष्टि की गहन जांच की जानी चाहिए क्योंकि इनमें कपट और घोटालों की संभावना रहती है। परीक्षण जांच के लिए मदें इस प्रकार चुनी जानी चाहिए कि संपूर्ण व्यापार का प्रतिनिधित्व हो सके। यदि संस्था के उच्च अधिकारियों को ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी की प्राप्ति की प्रसिद्धि है तो विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा विशेष सावधानी से कार्य करना होता है। जिन व्यवहारों को अनियमितता का संदेह हो उसे विस्तृत जानकारी करनी चाहिए, विस्तृत जांच करनी चाहिए। यानी कि ईमानदारी, सच्चाई हो तो वहाँ पर आप परीक्षण जांच कर सकते हो और अनियमितता और संदेह हो तो वहाँ पर परीक्षण जांच नहीं करना चाहिए, विस्तृत जांच करनी चाहिए। अब बात करते हैं अंकेक्षण की कार्यपत्र यानी वर्किंग पेपर कौन कौन से होते हैं। तो उन वर्किंग कार्यपत्रों का अर्थ उन कार्यपत्रों या पेपर से जिन्हें अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षक के संबंध में तैयार करता है और अपनी नियुक्ता से भी प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में एक अंकेक्षक अपनी नियुक्ति से लेकर अंकेक्षक कार्य की समाप्ति का जिन पत्र, प्रपत्र, प्रमाण पत्र, प्रलेख आदि का प्रयोग करता है अंकेक्षक संबंधी कार्य प्रमाण पत्र कहते हैं। यानी एक अंकेक्षक ऑडिटर होगा वो उस किसी भी संस्था या कंपनी में जब ऑडिट करने जाता है तो अपनी नियोक्ता से कोई भी पत्र, प्रपत्र, प्रमाण पत्र या प्रलेख लेता है तो अंकेक्षण कार्यपत्र में यानी ऑडिट वर्किंग पेपर्स के अंतर्गत आते हैं। अंकेक्षण कार्यपत्र लिखित निजी सामग्री होती है यानी ये प्राइवेट मटेरियल मानी जाती हैं जिसे एक अंकेक्षण प्रत्येक अंकेक्षण के लिए तैयार करता है। कार्यपत्र में नियोक्ता से लेखा प्राप्त करना, सूचना, जांच रीतियाँ अपने वित्तीय विवरण को प्रकट करते हैं। यानी ये जो होती हैं एक तरह से प्राइवेट लेखे होते हैं जिसमें सूचना है, कौन से मेथड आपने प्रयोग किए, निष्कर्ष क्या निकले, कौन से विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपने चेक किए, सारे दस्तावेज होते हैं। तो इनमें एक तरह से कौन कौन से दस्तावेज पर्टिकुलर से माने जाते हैं जो निम्न प्रकार है। नियुक्ति पत्र हो गया एक तो जो नियोक्ता द्वारा अपॉइंट होता है, एक हो गया विशेषता क्या है, एक अंकेक्षण कार्यपत्र, नोटबुक यानी जो कार्यक्रम बना है वो भी एक तरह से क्या माना जाता है, वर्किंग पेपर माना जाता है। कागज पृष्ठ, ऑडिट शीट, बैंक समाधान विवरण, खोए हुए प्रमाणकों की सूची यानी ये जितने भी हैं ये वर्किंग दस्तावेज के रूप में माने जाते हैं जिसके सहारे से ऑडिट कार्य किया गया है। संस्था व्यवसाय संबंधी प्रमुख सूचनाएं, अंकेक्षण कार्य से संबंधित पत्रावली सूचनाएं, नियोक्ता द्वारा गए प्रमाण पत्र, संस्था के नियमों अंतर नियमों की प्रतिलिपि यानी मेथड, नियम क्या है, संस्था के लेनदार, डेबिटर यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स की सूचियाँ, इन्वेस्टमेंट की सूचियाँ, प्रबंधकों की सभाओं की महत्वपूर्ण कार्रवाई, क्या क्या एजेंडा हैं, आर्स संबंधी यानी डेप्रिसिएशन से संबंधित रूल, ओपनिंग और अंतिम तलपट, उन प्रपत्रों की नकल जिन्हें के द्वारा आपके पास रखना आवश्यक समय। यानी बहुत सारे प्रपत्र यानी पेपर्स ऐसे होते हैं जो ऑडिटर को अपने पास रखने होते हैं सेल्फ बचाव के लिए या फिर आप कंपनी के रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए। और अंकेक्षण की प्रतिलिपि यानी जो फाइनल जो रिपोर्ट देगा यानी कि सारे हैं इसको अपन ऑडिट वर्किंग पेपर के नाम से जाने जाते हैं। अब लास्ट की में बात करते हैं अपन नोटबुक यानी ऑडिट नोटबुक क्या होती है। अंकेक्षण नोटबुक का अर्थ एक ऐसी पुस्तिका या रजिस्टर से होता है जिसमें अंकेक्षण के दौरान मांगी गई महत्वपूर्ण सूचना, स्पष्टीकरण, नियोक्ता से प्राप्त निर्देश, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। अंकेक्षण कार्य में काफ़ी उपयोगी एवं सहायक सूचनाएं होती हैं। अंकेक्षण नोटबुक में प्राय निम्न सूचनाएं होती हैं। सामान्य सूचना में कौन सी सूचना आएगी, व्यवसाय का प्रारूप आएगा, लेखा पुस्तकों की सूची आएगी, प्रमुख अधिकारियों के नाम पते और उनकी क्या लायबिलिटी हैं और क्या दायित्व हैं, खाते बनाने की क्या प्रणाली है, इंटरनल इंस्पेक्शन क्या है,
वित्तीय प्रशासनिक संगठन क्या हैं, लेखा पुस्तकों और अंकेक्षण कार्य संबंधी साझेदारी सल्लेख हैं, और कंपनी के पार्षद सीमा नियम में क्या प्रावधान हैं, और अन्य महत्वपूर्ण नियम जो नियोक्ता पक्षदार हैं जैसे रॉयल्टी का अनुबंध। और महत्वपूर्ण बातों में क्या है कि खोए हुए प्रमाणों की सूची। अब ये सूची किस में है, नोटबुक के साथ साथ वर्किंग पेपर के में माने जाएंगे। अंकेक्षण के दौरान मालूम अनियमित अशुद्धियों एवं कपटों का विवरण, कंपनी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना लेखा पुस्तकों से स्पष्ट नहीं है। आंतरिक निरीक्षण में कोई कमी है, वे संख्या जिसमें संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। विशेष बातें जिनको नियोक्ता द्वारा बतलाना आवश्यक होता है। अंकेक्षण स्टाफ द्वारा दिए गए सुझाव, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑडिट नोटबुक में आती हैं। तो अपन ने देखा अंकेक्षण कार्यक्रम में सबसे पहले आपने प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी, फिर अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना, फिर अंकेक्षण कार्य स्टार्ट किया, फिर अंकेक्षण कार्य में नियोक्ता द्वारा और अपने स्टाफ से संबंधित कार्य, उसके बाद क्या करने प्रणाली रही, और फिर लास्ट में अपन ने कार्यपत्र, लास्ट में नोट शीट। इस तरह से आपका अंकेक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें एक ऑडिटर अपॉइंट होता है, और वो लास्ट में अपनी रिपोर्ट किसको दे देता है, नियोक्ता को देता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट है तो गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दे देता है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही अंकेक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गया। अगला वीडियो जो पढ़ेंगे वो वाउचिंग पढ़ेंगे, यानी प्रमाणन क्या है, जिसकी सहायता से अपन ने ऑडिट कार्यक्रम किया था। थैंक यू।